हेलो, हाय, वेलकम, नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है इंट्रोडक्टरी और बेसिक इकोनोमेट्रिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, जहां पे हम बात करने वाले हैं लेसन नंबर 6 के एक और इंपोर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स बन चुके हैं। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने इस नंबर पर जाए 9667836336 यहाँ जाके नोट्स ले सकते हैं। और जिन बच्चों का आज एग्जाम है उनके लिए ऑल द बेस्ट। और जिन बच्चों का एग्जाम फ्यूचर होने वाला है सेम सीरीज का कोई दिक्कत नहीं है, तब तक हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कर चुके होंगे। अब आते हैं आज की वीडियो के ऊपर जो हमारा है लेसन नंबर 6 में इफेक्ट ऑफ ऑटो कोरिलेशन ऑन ओआरएस एस्टिमेटर्स। इसके बाद इस लेसन के ऊपर 2 वीडियोस और बनाई जाएगी जहां पे हम समझेंगे कि हम ऑटो कोरिलेशन को डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं, दूसरा रेमेडीज कैसे हम उसकी बता सकते हैं कि हम ठीक कैसे कर सकते हैं उन चीजों को। तो ये 2 टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर वीडियोस और बनाई जाएगी इसी लेसन के ऊपर। और जिन्होंने अब तक यहाँ तक का पढ़ लिया हो और भाई एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन स्किप करके मत आना, ठीक है। जो सा भी क्वेश्चन आया आपको जो भी पता हो उससे रिलेटेड वो जरूर लिख के आना ताकि एग्जाम में आपको अच्छे नंबर मिले। कोई भी क्वेश्चन स्किप करके या फिर छोड़ के मत आना। अब यहाँ पे देखते हैं आज की वीडियो में तो इफेक्ट ऑफ ऑटो कोरिलेशन ऑन ओएलएस एस्टिमेटर, यानी कि ओएलएस एस्टिमेटर पे ऑटो कोरिलेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है वो समझेंगे हम। इसके 5 पॉइंट्स हैं। इन 5 पॉइंट्स हम ये कवर करेंगे कि ऑटो कोरिलेशन का क्या इफेक्ट होता है। आप सब लोग जानते हो कि भाई हमारे डाटा में ऑटो कोरिलेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं इसकी बात करूं तो मैंने टॉपिक पढ़ा था CLRM, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल, है ना। इसके अकॉर्डिंग हमारे किसी भी डाटा के अंदर किसी भी रिग्रेशन मॉडल के अंदर नो ऑटो कोरिलेशन की एक इंपॉर्टेंट असम्पशन होनी चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि जनरली हमारा डाटा जो है ना वो इस असम्पशन को इग्नोर करता है। तो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा हमारा ओएलएस एस्टिमेटर के ऊपर। और कैसे ही हमारे ओएलएस एस्टिमेटर को, ओएलएस आपको पता होगा ना, ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वेयर मेथड को कैसे ये हमारा खराब कर देता है, उसकी वैल्यू कैसे क्या हो जाती है, इनसिग्निफिकेंट हो जाती है, वो समझेंगे हम इस टॉपिक में। तो पहला पॉइंट क्या है हमारे पास, एस्टिमेटेड कोफिशिएंट यानी कि बीटा 2। इसको हम बोलते हैं एस्टिमेटेड, यानी कि ऐसे कोफिशिएंट जो हमने मान रखे हैं, निकाल रखे हैं, किसकी हेल्प से, ओएलएस एस्टिमेटर की हेल्प से। तो एस्टिमेटेड कोफिशिएंट ऑफ गिवन इक्वेशन रिमेन लीनियर, वो हमारा क्या रहता है, लीनियर रहता है, अनबाइस्ड रहता है एंड कंसिस्टेंट इन प्रेजेंस ऑफ ऑटो कोरिलेशन ऑफ एरर टर्म्स। इसका मतलब ये है कि अगर हमारा कोई भी डाटा है उसमें जो हमारा एस्टिमेटेड कोफिशिएंट होगा वो कैसा होगा, किसी भी इक्वेशन में लीनियर रहेगा, यानी कि लाइन की इक्वेशन की फॉर्म में होगा, लीनियर रहेगा, अनबाइस्ड, कहीं से भी बाइजनेस शो नहीं करेगा। बाइजनेस का मतलब होता है झुकाव किसी भी एक पॉइंट की तरफ, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये क्या आता है, अनबाइजनेस शो करता है एंड कंसिस्टेंट रहेगा इन प्रेजेंस ऑफ ऑटो कोरिलेशन ऑफ एरर टर्म्स। अगर हमारे डाटा में ऑटो कोरिलेशन देखा जाता है तो, बट इट इज नो लॉन्गर ब्लू। पर ये नो लॉन्गर ब्लू का मतलब क्या, पहले वो समझते हैं। ये टर्म पहले भी है, से डिफाइन करना भूल गया था, पहले यहाँ पे देखो ब्लू का मतलब क्या था, पहले वो समझते हैं। जो ये ब्लू है ये कोई कलर नहीं है। ब्लू का मतलब यहाँ पे क्या है, बेस्ट लीनियर अनबाइस्ड एस्टिमेटर, यानी कि बेस्ट एस्टिमेटर है, पर वो भी कौन सा, लीनियर भी और अनबाइस्ड भी। इसको हम बोलते हैं ब्लू, बेस्ट लीनियर अनबाइस्ड एस्टिमेटर। इट रेफर्स टू मिनिमम वेरिएंस, यानी कि ये दिखाता क्या है, मिनिमम वेरिएंस और नैरोएस्ट सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो उसने बोला है कि अगर किसी भी डाटा में ऑटो कोरिलेशन देखा जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें लीनियरिटी भी देखने को मिलेगी, आपको अनबाइसनेस देखने को मिलेगी और कंसिस्टेंट भी होगा। बट इट इज नो लॉन्गर ब्लू, पर ज्यादा टाइम के लिए नहीं, यानी कि लंबे टाइम के लिए देखने को नहीं मिलेगा आपको। एज बीटा डज नॉट हैव मिनिमम वेरिएंस, क्यों, क्योंकि बीटा के पास जो है, जो भी हमारा कोफिशिएंट है बीटा, उसके पास जो है वो मिनिमम वेरिएंस नहीं है अंडर क्लास ऑफ लीनियर अनबाइस्ड एस्टिमेटर। और किसके हिसाब से, लीनियर अनबाइस्ड एस्टिमेटर के हिसाब से। यहाँ पे देखो हमने क्या बात करी, ब्लू होने का मतलब क्या है कि डाटा जो है वो बेस्ट लीनियर अनबाइस्ड एस्टिमेटर तो है, बट इट रेफर्स टू मिनिमम वेरिएंस। पर यहां पर उसने क्या बोला कि अगर डाटा में ऑटो कोरिलेशन देखी जाती है तो ब्लू जो है वो लंबे टाइम तक नहीं रहेगा, यानी कि हमारा डाटा जो है मिनिमम वेरिएंस ज्यादा लंबे टाइम तक शो नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से हम क्या बोल सकते हैं कि जो एस्टिमेटर इज नॉट एफिशिएंट। तो जो हमारा एस्टिमेटर है वो इतना ज्यादा एफिशिएंट नहीं है किसी भी रिग्रेशन मॉडल के लिए। मतलब कहीं ना कहीं हमारे एरर तो यूं भी आएंगे, लेकिन अगर डाटा में ऑटो कोरिलेशन नहीं पाया जाता है तो एरर थोड़ा कम मिलेंगे। लेकिन अगर ऑटो कोरिलेशन मिल गया, अब एरर जो ज्यादा मिलेंगे, क्यों, क्योंकि हमारे पास जो एस्टिमेटर है वो ज्यादा एफिशिएंट नहीं है, ज्यादा बढ़िया नहीं है हमारे रिग्रेशन मॉडल के लिए। इसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट है वो है बायस्ड स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा 2। अब इसको समझते हैं, बायस्ड स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा 2। अब बायस्ड होने का मतलब क्या है कि जब हमारा एरर किसी की तरफ क्या हो, ज्यादा झुकाव कर रहा हो तो उसमें क्या होता है, बायसनेस। जैसे आप लोगों ने सुना होगा ना, बायस्ड कॉइन, अनबाइस्ड कॉइन। अनबाइस्ड मतलब खोटा सिक्का, उसको हम बोलते हैं बायस्ड,
यानी कि जो कभी ज्यादा बार हेड लिया आता है तो कभी ज्यादा बार टेल लिया आता है। ऐसे यहाँ पे जो हमारा बायस्ड स्टैंडर्ड एरर है BI2 वो कैसे होता है वो समझते हैं। तो वेरिएंस ऑफ OLS एस्टिमेटर, अब जो OLS एस्टिमेटर है यानी कि ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वेयर का जो एस्टिमेटर है उसका वेरिएंस अंडर AR ऑटो कोरिलेशन स्कीम has additional terms that depends on coefficient of autocorrelation। इसके पास क्या होते हैं, कुछ additional terms भी होते हैं और किसके हिसाब से वो डिपेंड करते हैं, coefficient of autocorrelation पे यानी कि B पे and sample autocorrelations पे भी। between values of independent variable, वो भी किसकी वैल्यू पे, वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एट वेरियस लेग्स, यानी कि जो हमारा सैंपल ऑटो कोरिलेशन होगा, जो हमारी ये क्या नाम है, ये वैल्यूज होती हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में एट वेरियस लेग्स, यानी कि बहुत सारे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे उनके बीच की वैल्यूज होती हैं ये। देयरफॉर स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा2 इज बाइस्ड, और इस यही एक रीजन है कि जो हमारा स्टैंडर्ड एरर है बीटा2 वो हमारा क्या हो जाएगा, फिर से बाइस्ड हो जाएगा। बाइस्ड एंड द डिग्री ऑफ बाइसनेस डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ ऑटो कोरिलेशन इज इन UT। एक सिंपल सी बात है, जितना ज्यादा हमारा ऑटो कोरिलेशन होगा उतना ही फालतू हमारे डाटा में बाइसनेस देखी जाएगी। यानी कि मैं कह सकता हूं कि ऑटो कोरिलेशन में और बाइसनेस में एक पॉजिटिव रिलेशन देखा जाता है। जितना ज्यादा डाटा के अंदर ऑटो कोरिलेशन देखा जाएगा, यानी कि जितना वेरिएबल्स आपस में कोरिलेटेड होंगे टाइम के हिसाब से, ठीक है, उतना ही ज्यादा डाटा में क्या देखा जाएगा, बाइसनेस देखने को मिलेगा। यानी कि अगर ऑटो कोरिलेशन बढ़ता है तो हमारा जो बाइसनेस है वो भी बढ़ेगा, और अगर ऑटो कोरिलेशन कम होता है तो बाइसनेस भी कम हो जाएगी। और इट मेक्स OLS अंडर एस्टिमेट स्टैंडर्ड एरर ऑफ कोफिशिएंट, तो ये हमारा जो OLS एस्टिमेशन मेथड है उसको अंडर एस्टिमेट कर देता है, अंडर एस्टिमेट स्टैंडर्ड एरर ऑफ कोफिशिएंट, ताकि वो एरर को ध्यान से डिफाइन ना कर पाए। यानी कि कहीं ना कहीं जो हमारा OLS यानी कि ऑर्डिनरी स्केल मेथड है वो कहीं ना कहीं हमारी जो वैल्यू है वो गलत प्रोवाइड करता है हमें, यानी कि रिग्रेशन मॉडल को ही क्या करता है, कहीं ना कहीं खराब करता है। जो हमारा तीसरा है वो है टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, जिसको हम बोलते हैं टेस्ट ऑफ इंपोर्टेंस, यानी कि अगर हमारे किसी भी रिग्रेशन मॉडल के अंदर ऑटो कोरिलेशन देखने को मिलता है तो उसका हमारे मतलब उस डाटा पे क्या फर्क पड़ता है वो हमें समझना है। यानी कि वो डाटा जो है, वो जो रिग्रेशन मॉडल वो कितना इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए वो शो करते हैं हम इसके अंदर। तो टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, एज स्टैंडर्ड एरर ऑफ कोफिशिएंट इज नो लॉन्गर अनबाइस्ड, सॉरी दोबारा देखते हैं एक बार से, एज स्टैंडर्ड एरर ऑफ कोफिशिएंट इज नो लॉन्गर अनबाइस्ड। इस बात का मतलब है कि अगर हमारा स्टैंडर्ड एरर जो है कोफिशिएंट इज नो लॉन्गर अनबाइस्ड, वो ज्यादा टाइम के लिए अनबाइस्ड नहीं रहते हैं, जो कि अनबाइस्ड रहने चाहिए थे, क्योंकि अनबाइस्ड ना होने की वजह से ऑटो कोरिलेशन क्या होगा, बाइस कर देगा डाटा को, और डाटा जैसे बाइस्ड होगा कहीं ना कहीं एरर ज्यादा आएंगे, तो जो भी हमारा OLS एस्टिमेट है वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो स्टैंडर्ड एरर की वजह से जो कोफिशिएंट है इज नो लॉन्गर अनबाइस्ड, एस्टिमेटेड T स्टैटिस्टिक्स और F स्टैटिस्टिक्स, तो जो हमारे दो मेथड थे, T स्टैटिस्टिक्स मेथड चेक करने के लिए, मतलब जो हमारे टेस्ट थे T स्टैटिस्टिक्स और F स्टैटिस्टिक्स आर इनकरेक्टली टू हाई, तो इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, काफी ज्यादा हाई हो जाएगी, मतलब बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। एंड देयरफॉर इन्फ्रेंसेस आर नॉट वैलिड। इन्फ्रेंसेस आप लोगों को याद होगा कि जो भी हम कंक्लूजन निकालते हैं किसी भी मॉडल के जरिए, जो भी हम क्या बोल कंक्लूजन निकाल सकते हैं, या फिर मैं रिजल्ट बोल सकता हूं वहां पे, ठीक है, तो जो भी हमारा रिजल्ट आएगा, कंक्लूजन आएगा, प्रेडिक्शंस आएगी, वो सारी क्या हो जाएगी, इन्फ्रेंसेस आर नॉट वैलिड, वो वैलिड नहीं बचेगी, आर नॉट वैलिड एंड रिलायबल, और ना ही वो रिलायबल होगी, ना ही हम उसे अपनी रियल लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। अबाउट स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एस्टिमेटेड रिग्रेशन कोफिशिएंट, और किसके लिए, स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस के लिए, यानी कि मैं कह सकता हूं इंपोर्टेंस कुछ भी नहीं बचेगी उस रिग्रेशन मॉडल की, अगर ऐसा देखा जाता है तो। अब इसके बाद जो हमारा फोर्थ पॉइंट है कॉन्फिडेंस इंटरवल। अब कॉन्फिडेंस इंटरवल को मतलब समझते हैं, एज एस्टिमेटेड कोफिशिएंट, जैसे हमारा जो एस्टिमेटेड कोफिशिएंट है, सपोज करो बीटा2 है, बेस्ड ऑन OLS, जो किसके बेस पे है, ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वेयर के मेथड के बेस पे है, इज नॉट ब्लू, वो ब्लू नहीं है। ब्लू का मतलब अभी डिस्कस किया था हमने, नीचे रिकॉर्ड रखा है मैंने स्पेशली, बेस्ट लीनियर अनबाइस्ड एस्टिमेटर, अगर वो ब्लू नहीं है, द कॉन्फिडेंस इंटरवल डिराइव्ड फ्रॉम इट्स वेरिएंस आर इनकरेक्टली वाइडर। इस बात का मतलब ये है कि जो भी कॉन्फिडेंस इंटरवल आएगा ना, कि जो भी रिजल्ट आएगा, जो भी इंटरवल आएगा हमारा कहां से, डायरेक्ट फ्रॉम वेरिएंस आर इनकरेक्टली वाइडर, वो बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। एंड देयरफॉर द इन्फ्रेंस बेस्ड ऑन हाइपोथेसिस, तो जो भी हम इन्फ्रेंसेस निकालेंगे, जो भी हम रिजल्ट निकालेंगे, जो भी हम कंक्लूजन निकालने वाले हैं, या फिर हम जो इंपेरिकल डाटा एक्सपेरिमेंट के बेस पे जो भी हम डाटा बनाने वाले हैं, ठीक है, बेस्ड ऑन हाइपोथेसिस, क्योंकि हम तो क्या करते हैं, हम स्टैट्स को सबसे ज्यादा यूज करते हैं फ्यूचर की प्रेडिक्शंस के लिए, कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, तो जो भी हम हाइपोथेटिकल वैल्यूज निकालेंगे उस मेथड की हेल्प से, तो टेस्टिंग इज
नॉट रिलायबल एंड वैलिड, तो बिल्कुल भी वैलिड नहीं होगी, ना ही रिलायबल होगी रियल लाइफ में अप्लाई करने के लिए। इसके बाद जो हमारा फिफ्थ और आखिरी है आर स्क्वायर। आर स्क्वायर को तो आप लोग सब अच्छे जानते हो, आर स्क्वायर हमारे काफी अच्छा मेथड है गुडनेस ऑफ फिट निकालने के लिए। तो उसी की बात यहां पे की गई है। तो ओवरऑल गुडनेस ऑफ फिट डिनोटेड बाय आर स्क्वायर, हम जानते हैं कि जो भी गुडनेस ऑफ फिट है उसको निकालते हैं आर स्क्वायर से। इज ओवर एस्टिमेटेड, इसको हम ओवर एस्टिमेट लेते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑटो कोरिलेशन, यानी कि ये हमें कुछ ज्यादा ही अच्छा बन के दिखाता है कि हमारा मॉडल बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे से रिजल्ट देगा। मतलब ऑटो कोरिलेशन के प्रेजेंस में इसकी वैल्यू काफी ज्यादा बढ़ जाती है। एंड यूज ऑफ ओएलएस एस्टिमेशन टेक्निक, क्योंकि हम यहाँ पे क्या करते हैं, ओएलएस एस्टिमेशन टेक्निक यूज करते हैं और फिर से हमारा डाटा क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा, वैलिड नहीं बचेगा और ना ही उसके इन्फ्रेंसेस हम यूज कर सकते हैं, कंक्लूजन जो भी रिजल्ट है उसे यूज कर सकते हैं। बिल्कुल यूज नहीं कर पाएंगे हम उसे रियल लाइफ में। क्यों? क्योंकि ऑटो कोरिलेशन अपने आप में एक बहुत बड़ा, मैं बोलता हूँ डेंजर सिंबल है। अगर हाई डिग्री में ऑटो कोरिलेशन देखा जाता है किसी भी डाटा के अंदर, तो वो रिग्रेशन मॉडल को पूरी तरीके से खराब कर देता है। इसलिए CLRM की इंपॉर्टेंट कंसेप्शंस में हमने नो ऑटो कोरिलेशन के ऊपर बात की थी। तो ये था हमारा आज का कंसेप्ट। अब हम बात करेंगे डिटेक्शन के ऊपर, यानी कि हम ऑटो कोरिलेशन को पकड़े तो पकड़े कैसे, डिटेक्ट कैसे करेंगे, है ना। आने वाली वीडियो में देखेंगे उसको, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और अगर भाई वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, ऐसी वीडियोस के लिए। और एक बात और ध्यान रखना भाई, जिन बच्चों का एग्जाम है, फिर बोल रहा हूँ, क्वेश्चन स्किप मत करना। आपको क्वेश्चंस के बारे में जो भी रिलेटेड डाटा पता है आप उसके बारे में लिख के आओगे, ठीक है। आपको कुछ ना कुछ मार्क्स मिलेंगे, लेकिन आपने क्वेश्चन छोड़ा तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। तो क्वेश्चन को स्किप मत करना, ठीक है, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके जरूर आना। अब इसको जो उतारना होता है मैं बोर्ड के सामने से।